नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में बाढ़ ने अब 12 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है और अब तक राज्य में 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी तक सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और खगड़िया बाढ़ से प्रभावित था। अब इसमें समस्तीपुर भी शामिल हो गया है। बिहार के 101 ब्लॉक को 837 पंचायत में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। इससे 29,62,653 लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 2,62,387 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सरकार की ओर से राहत के उपाय भी किए जा रहे हैं। बिहार में 26 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें 22,997 लोगों ने शरण ली है। इधर 808 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 26 टीमें बचाव के काम में जुटी हैं। तो बिहार में बाढ़ ने 11 जिलों में कहर बरपाया है। 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 1,67,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सरकार की तरफ से लोगों को मदद मुहैया कराई जा रही है। कम्युनिटी किचन चलाने के साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। बाढ़ अपार जूझता बिहार, बाढ़ के चक्रव्यूह में फंसा बिहार, जल प्रलय में उड़न खटोले से राहत। बिहार की नदियां कहर ढा रही हैं, कभी मूसलाधार तो कभी रुक रुक कर हो रही बारिश मुश्किलें कम नहीं होने दे रही। पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। वहीं वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 2,46,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसे लेकर प्रशासन भी सतर्क है। डीएम कुंदन कुमार ने प्रशासन की पूरी टीम के साथ चंपारण तटबंध का निरीक्षण किया। बेतिया में रात से हो रही बारिश के कारण सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। क्या डीएम आवास, क्या सिविल सर्जन का आवास, क्या डीआईजी आवास, समाहरणालय, क्या अतिथि भवन, हर जगह पानी ही पानी है। वहीं मोतिहारी में गंडक नदी का जलस्तर कम होने लगा है। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग टूटे हुए चंपारण तटबंध की मरम्मती का काम पूरा करवाने में जुटा है। गोपालगंज में गंडक का सारण बांध टूटने से मसरख और पानासुर में बाढ़ ने अपना रौद्र रूप ले लिया। प्रखंड कार्यालय, पीएचसी, बीआरसी, थाना परिसर सहित मुख्यालय बाजार में पानी घुसने से अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के बाद जिलाधिकारी ने हालात का जायजा लिया। गोपालगंज में बाढ़ के पानी के कटाव के चलते बैकुंठपुर के राजापट्टी में 3 मकान धराशायी हो गए। हालांकि गंडक नदी के जलस्तर में कमी आई, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानियां बरकरार हैं। गंडक के सारण बांध टूटने से छपरा में मसरख के घोघारी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इससे प्रखंड के 6 पंचायतों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में घिरे हैं। वहीं सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पानी में डूब गई है। इधर छपरा में मशरक प्रखंड के कर्ण कुदरिया और चांद कुदरिया पंचायत में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से हालात गंभीर हो गए हैं। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं पर समाधान करने के निर्देश दिए। मुजफ्फरपुर में देर रात गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर से शहर के चंदवारा बांध पर स्लुइस गेट में रिसाव हो गया। पानी के रिसाव को रोकते हुए शहरी इलाके में आए पानी को वापस नदी की तरफ पंप के सहारे भेजा जा रहा है। खगड़िया में 7 प्रखंड के 88 गांव के 70,000 से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ राहत केंद्र अमनी में हिदायतपुर टोले के 298 लोगों को रखा गया है। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं। ऐसे में राहत शिविर के इंचार्ज और प्रधानाध्यापक ने यहां रह रहे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। फारबिसगंज के अररहा पंचायत में बाढ़ के पानी के कारण सड़क टूट गई है। इससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। लोग जान जोखिम में डालकर कमर भर पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गंडक बांध टूटने से सारण के पानापुर प्रखंड कार्यालय में बाढ़ का पानी आ गया है। इससे प्रखंड और अंचल कार्यालय में कामकाज ठप हो गया। इधर बाढ़ के पानी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं।
हम अभी पानापुर प्रखंड मुख्यालय में, और हम आपको बता दें कि गोपालगंज में गंडक के सारण बांध के टूटने के बाद पानापुर प्रखंड की स्थिति जो है काफी भयावह हो गई है। अभी हम प्रखंड मुख्यालय में हैं, जहां तमाम आप देख सकते हैं प्रखंड मुख्यालय का अनुमंडल प्रखंड स्तरीय अस्पताल जो है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पानापुर, इसके बाद ये जो बगल में ये जो मकान आपको दिख रहा है, ये प्रखंड कार्यालय है। हम आपको बता दें कि पूरे पानापुर के विकास की जिम्मेवारी जो है इसी कार्यालय की है, लेकिन अभी स्थिति देख रहे हैं आप, हम घुटने से ज्यादा पानी में खड़े हैं। ये प्रखंड मुख्यालय में भी पानी जो है, प्रखंड कार्यालय के सारे चेंबरों में जो है ये पानी आ गया है, और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। आप बताएंगे परेशानी आप लोगों को क्या हो रही है? देखिए, परेशानी है ये सरकार की असुविधा कि हर साल दहाड़ में हम लोग दहशत में फैल जाते हैं, दहशत में हर साल 1-2 साल बीच देकर यहाँ पर दहाड़ चलाती है। पहले से ही क्यों नहीं, बाढ़ आने के पहले से ही क्यों न तैयारी करता है, जिस वजह से बांध का आज ये भयावह स्थिति उत्पन्न होता है। बाढ़ की स्थिति आती है उस समय ही सब कुछ किया जाता है। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की भी मांग की है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। वहीं सिवान में गोरिया कोठी और लकड़ी नवीगंज प्रखंड बाढ़ की चपेट में है, तो बरौली से मांझी जाने वाली पथ पर करीब 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। इससे आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है। तो अन्य प्रखंडों से नाव मंगाई गई और नाव के सहारे एनडीआरएफ की टीम लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन ग्रामीणों में अव्यवस्था को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इशारा कर रहे हैं खाने के लिए, और इस समय थोड़ा सा कैमरा को नीचे करके दिखाइए कि पानी की स्थिति कितनी है। बाढ़ से आधा बिहार त्राहिमाम कर रहा है। कोरोना संकट के बीच बाढ़ ने बिहार सरकार की मुश्किल और बढ़ा दी। ऐसे में अब अपने भी सरकार के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। गोपालगंज के बैकुंठपुर में 7 जगह बांध टूटने के मामले में बीजेपी उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया और इसके लिए जल संसाधन विभाग को जिम्मेदार बताया। अब अपने ही हमला बोल रहे हैं। इस वक्त तो विरोधियों की चुप्पी का तो सवाल ही नहीं उठता। आफत में अपनों का अटैक। बैकुंठपुर में 7 जगह टूटे बांध। बीजेपी ने जेडीयू को बताया जिम्मेदार। गोपालगंज के बैकुंठपुर में 7 जगह बांध क्या टूटी? बिहार बीजेपी उपाध्यक्ष और बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मिथिलेश तिवारी ने बांध टूटने के लिए जल संसाधन विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी विधायक का तर्क है कि बांध की मजबूती सुनिश्चित करना जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का काम था। मिथिलेश तिवारी इस मामले को 3 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भी उठाने का मन बना चुके हैं। और मैं तो सीधे सीधे जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूं। गोपालगंज में एक इंजीनियर के आवास पे एक संवेदक की मृत्यु और उसके बाद पूरा विभाग लगभग 8 महीने फरार था। इसके अलावे जो हमारे सेकंड बांध हैं, जो थर्ड बांध हैं, उस पर सरकार का और विभाग का कोई ध्यान नहीं था। पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर पकहा में बांध क्यों टूटा, कैसे टूटा। जो भी इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारी हैं जिनके कारण ये बांध टूटी है, उनको मैं बकसने नहीं जा रहा हूं। उन पर बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए मैं एक एमएलए के नाते सरकार पर दबाव भी बनाऊंगा। जब सरकार के साथी ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हो तो विरोधियों को कौन चुप करा सकता है। लिहाजा विपक्ष भी इस मामले को खूब उछाल रहा है और सरकार को भ्रष्टाचार के मसले पर घेरने की कोशिश में जुट गया है। सरकार में शामिल दल के माननीय विधायक बीजेपी के वो ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी आरोप लगा रहे थे कि सरकार के भ्रष्टाचार के कारण पुल नदियां बह रहे हैं, ये सही साबित हो रहा है। मैं तो पिछले 15 सालों की बात कर रहा हूँ। पिछले 15 सालों में बिहार का जल संसाधन विभाग सिर्फ और सिर्फ उगाही का जरिया बन गया। बिहार आज माननीय नीतीश कुमार जी और इनके सिपह सलाहकार के कारण आज बाढ़ बिहार के लोगों की नियति बन चुकी है। वहीं जेडीयू की सहयोगी बीजेपी अपने विधायक की मांग को जनहित में बता रही है। एनडीए की यह सरकार उनके आग्रह पर पूरी तरह से सचेत होकर कार्रवाई करेगी। जल संसाधन विभाग जेडीयू के कोटे में है, जिसका जिम्मा मंत्री संजय झा के कंधों पर है। ऐसे में विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सहयोगी विधायक की बातों को संज्ञान में लेकर जांच कराने की मांग कर रहा है। वहीं जेडीयू का तर्क है कि सरकार बाढ़ से निपटने के लिए एक्टिव है।
राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसीलिए संकट से उबारने की दिशा में हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी जरूरत महसूस होगी। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे बिहार के लोगों के लिए इस वक्त मुश्किल हालात हैं। ऐसे में विपक्ष सरकार की दुखती रग को छेड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार की असली समस्या अपनों की ओर से उठाए गए सवाल हैं, जिसे लेकर बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी विधानसभा पहुंचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना काल में तीसरी बार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की बहाली हुई है और उदय सिंह कुमावत को हटाकर प्रत्यय अमृत को प्रधान सचिव बनाया गया। प्रत्यय अमृत ने नई जिम्मेदारी संभाल ली है और संक्रमण को थामने के लिए सक्रिय भी हो गए हैं, लेकिन उनके साथ साथ विपक्ष भी अब एक्टिव हो गया है। प्रत्यय अमृत की नई पोस्टिंग विपक्ष को चुभ रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। संक्रमण से जंग में नया सेनापति, स्वास्थ्य विभाग में नया प्रधान सचिव। प्रत्यय अमृत करेंगे कोरोना पर प्रहार। कोरोना के संक्रमण काल से बिहार भी अछूता नहीं है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 40,000 के पास पहुंचने को है। उस पर से राज्य में संक्रमण से निपटने के तौर तरीके मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में सीनियर आईएएस प्रत्यय अमृत को अब स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रत्यय अमृत ने भी चार्ज संभालते ही अधिकारियों के साथ रणनीति बनानी शुरू कर दी। 1 घंटे की समीक्षा बैठक के बाद प्रधान सचिव ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग उनकी प्राथमिकता है। जो प्राथमिकता है वो हम लोग डेफिनेटली क्लियर हैं, वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा और उसी दिशा में हम लोग कार्रवाई करेंगे, वो मेरी पहली प्राथमिकता है। स्वास्थ्य विभाग के नए प्रधान सचिव ने तो अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, लेकिन उन्हें सौंपी गई नई जिम्मेदारी से विपक्ष खुश नहीं दिखा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो पहले ही इसे लेकर ट्वीट कर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि धूल चेहरे पर जमी है और वो आईना बदल रहे हैं। बिहार इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग को तीसरा प्रधान सचिव मिला है। अब आपदा, स्वास्थ्य और ऊर्जा विभाग एक ही अधिकारी देखेंगे, बाकी सब शायद नाकाबिल हैं, क्योंकि कारण सब जानते हैं। नीतीश जी काल कोठरी से निकली। इस तरह के सिंबोलिज्म से कि हमने स्वास्थ्य सचिव बदल दिया, हालात नहीं बदल रहे। बिहार के लोगों को हालात बदलने का इंतजार है। जब स्वास्थ्य विभाग ही संक्रमित है तो प्रत्यय अमृत अब किस वैक्सीन से कौन सा अमृत पिलाएंगे जिससे स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ हो, ये तो समय बताएगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को कौन बदलेगा, उप मुख्यमंत्री को कौन बदलेगा, मुख्यमंत्री को कौन बदलेगा? मुख्यमंत्री बताएं कि कोरोना काल में जितनी गड़बड़ी हुई क्या स्वास्थ्य सचिव की हुई? तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष जहां स्वास्थ्य विभाग में बार बार किए जा रहे बदलाव को लेकर सरकार पर हमला बोल रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि सरकार के सभी फैसले जनहित में लिए जाते हैं। देखिए, एक वास्ट ब्यूरोक्रेसी है जिसमें सभी की अपनी एफिशिएंसी लेवल है, सबके अपने एक्सपर्टीज है और मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको किस भूमिका में देखना चाहते हैं। लगातार कोरोना संक्रमण नियंत्रण के चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक के माध्यम से कर रहे हैं और बैठक के उपरांत एप्रोप्रिएट निर्णय उन्होंने लिया है और यह सरकार के विशेषाधिकार है। स्वास्थ्य विभाग में बार बार बदलाव ये साबित करता है कि कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ है। उम्मीद है सरकार का ताजा फैसला उन तमाम गड़बड़ियों को दूर कर बिहार को कोरोना मुक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आशुतोष और रजनीश के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में कोरोना और बाढ़ के संकट के बीच जेडीयू वर्चुअल सम्मेलन में राज्य के विकास का दावा कर रही है, लेकिन विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा और वो सरकार को राज्य के लोगों की स्थिति की याद दिला रही है। तो वहीं सहयोगी बीजेपी जेडीयू के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शासन की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जा रही है, बल्कि कोरोना से उत्पन्न स्थितियों में क्या एहतियात बरते जाएं, क्या सावधानियां बरती जाएं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के क्या दिशा निर्देश हैं और साथ ही साथ एहतियात बरतने को लेकर के भी जो
सलाह और सुझाव है वो भी लगातार दिए जा रहे हैं। हाँ, बिहार में विकास की गंगा तो बह रही है कि 56 घोटाला हुआ, उसी घोटाला के डर से माननीय नीतीश कुमार जी आरएसएस के गोद में जाकर बैठ गए। इसी को कहते हैं विकास। परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं। आइसोलेशन के वार्ड की कमी है, आइसोलेशन के बेड्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, पीएससी की कमी है, सीएससी की कमी है, लेकिन विकास दिख रहा है लोगों को। लालू जी इंटरटेनमेंट के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी विकास पुरुष के रूप में आज बिहार में उभरे हैं। बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार अपनी पूरी ताकत से इस महामारी से लड़ने में जुटी है। इलाज से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग तक लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन सरकार की कोशिशों पर विपक्ष पानी फेरने में जुटा है। पटना में कांग्रेस ने सोमवार को राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का खुलकर उल्लंघन किया गया, लिहाजा केस दर्ज कर लिया गया है और अब इसे लेकर सियासत हो रही है। कोरोना के संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग ही बचाव है, लेकिन कांग्रेस इसका ही मखौल उड़ा रही है। देश और संविधान बचाओ के नाम पर कांग्रेस ने सोमवार को देश भर में राजभवन का घेराव किया। पटना में भी बिहार कांग्रेस के नेता पार्टी की इस मुहिम का हिस्सा बने, लेकिन इस दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। लिहाजा जिला प्रशासन ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 35 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। इन सभी पर प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। लोकतंत्र और संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है और विपक्ष अगर सड़कों पर आकर के सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है तो उसे आप एफआईआर के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। दर्जनों लोगों पे मुकदमा कर दिया गया बिहार सरकार द्वारा। बिहार सरकार क्या चाहती है? नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं? क्यों आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में रह के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं? विपक्ष की एकता को आप दबाना चाह रहे हैं, उनकी आवाज को दबाना चाह रहे हैं और पूरा देश इस खेल को देख रहा है। जहां विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि महामारी के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस को तो इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र विरोधी कांग्रेस आज लोकतंत्र की हिमायती बनने की कोशिश कर रही है। तो ये लॉकडाउन के प्रोविजंस के इन लोगों का उल्लंघन निश्चित रूप से कानून के का उल्लंघन माना जाएगा। वैसे विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन सवाल तो उठता ही है कि क्या कोरोना से लड़ाई की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की है? महामारी से जूझते प्रदेश में विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या संविधान बचाने के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना सही था? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना आखिर क्या दर्शाता है? क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता कोरोना को लेकर सजग नहीं है? रजनीश और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। राज्य में 2480 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा 43,591 पहुंच गया। ऐसे आलम में भी स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगने बंद नहीं हो रहे हैं। जांच रिपोर्ट को लेकर गड़बड़ियों का सिलसिला जारी है, तो वहीं संक्रमण से लड़ रहे फाइटर्स संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। अब ऐसे में कोरोना की कड़ी टूटे तो टूटे कैसे? बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले परेशानी का सबब बने हुए हैं। ऊपर से इससे निपटने के तौर तरीकों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जी बिहार झारखंड अपने दर्शकों को कई बार टेस्टिंग में हो रही गड़बड़ियों की खबरों से रूबरू करवा चुका है। अब फिर भागलपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां सदर अस्पताल में बगैर जांच के ही एक युवक की रिपोर्ट नेगेटिव बता दी गई। दरअसल युवक सदर अस्पताल कोरोना की जाँच कराने पहुँचा, लेकिन सैंपल 3 युवकों ने ही दिया। चौथे युवक ने सिर में दर्द का हवाला देकर जांच नहीं कराई और घर चला गया। मजेदार बात यह है कि जिस युवक ने सैंपल नहीं दिया, उसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भेज दी गई, जिसमें उसे नेगेटिव बताया गया। जिसके बाद चारों युवक सदर अस्पताल पहुंचकर हंगामा करने लगे। जब हम जाँच करने के लिए सैंपल दिए ही नहीं, यानी कि मेरा सैंपल जाँच ही नहीं हुआ, तो मेरा निगेटिव आप कैसे दे दिए?
हमको यही जानकारी लेना है। क्या आप ऐसा तो नहीं करते हो रैंडमली किसी का लेते हो और पॉजिटिव निगेटिव कर देते हो, 10-5 जो भी हो? उसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स का प्रॉब्लम है और जो उन्होंने बताए हैं वो उसको हम लोग देखेंगे सिविल सर्जन के साथ। एक तरफ सरकार संक्रमण से लड़ रही है, दूसरी तरफ नई नई समस्याएं खड़ी हो जा रही हैं। पटना नगर निगम के दैनिक कर्मी कोरोना को लेकर दहशत में हैं। दरअसल सैनिटाइजेशन से जुड़े कर्मियों को ग्लव्स और मास्क नहीं मिल रहे हैं, जिससे वो संक्रमण को लेकर आशंकित हैं। मास्क नहीं मिल पा रहा है। एक दिन मिला है, लगभग हो गया 2-3 महीना, वही मास्क मिला ना, हाथ में सैनिटाइजर कर रहे, ग्लव नहीं मिल रहा हम लोग का। इस बीच कोरोना संक्रमण को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी सुरक्षा में लगे 55 साल से अधिक उम्र वाले सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी से हटाने का आदेश दिया है। अब नतीजा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अच्छा सा फैसला लिया है कि जो उनके सुरक्षा कर्मी में 55 साल से अधिक के जो उम्र वाले थे, यानी सुरक्षा में वो तमाम सिपाही या फिर कह लीजिए सुरक्षा गार्ड या फिर कह लीजिए सुरक्षा कर्मी जिनकी उम्र 55 साल थी, उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। वहीं राज्य में रोज बढ़ रही संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की और होटल पाटलिपुत्र अशोक में बने आइसोलेशन वार्ड को अस्पताल बनाने का फैसला किया। यहाँ डॉक्टर, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात करने के लिए सिविल सर्जन को निर्देश भी दिए गए हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उसे देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल ने बैठक कर निर्णय लिया है कि पटना में 4 अस्पताल जो है वो बनाए जाएंगे और ये पाटलिपुत्रा होटल का जो ये आइसोलेशन सेंटर था उसे अस्पताल बनाने की कवायद शुरू हो गई। खैर, कोरोना जांच और इलाज की स्थिति राज्य में कुछ भी हो, लेकिन शासन प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही अब सख्ती बरतने में भी पीछे नहीं हट रहा है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के डंका इमली में भी पुलिस की ऐसी ही सख्ती देखने को मिली, जहां बिना मास्क पहने और सड़क पर बेवजह घूमने वालों पर पुलिस के डंडे बरसे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। आज पटना के एनएमसीएच में कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर 12 नए मरीजों को भर्ती किया गया था। इस बीच एनएमसीएच में स्वास्थ्य विभाग के नए प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत निरीक्षण के लिए आए, जहां उन्होंने पीपीई किट पहनकर कोरोना वार्ड का जायजा लिया और डॉक्टर्स और उनकी टीम से मिलकर कई दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि एनएमसीएच अस्पताल की व्यवस्था लगातार विवादों में रही है। खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अस्पताल का दौरा कर चुके हैं और सब कुछ ठीक होने का दावा किया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का दावा सही साबित नहीं हुआ और एनएमसीएच से शिकायतें आने का सिलसिला थमा नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के नए प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहले ही दिन एनएमसीएच का दौरा किया। राजधानी पटना में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नीतीश सरकार ने 18 प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज शुरू करने का आदेश दिया था। उस 19 अस्पताल में एक प्राइवेट अस्पताल पटना से सटे हुए बिहटा के अमहरा स्थित एनएसएमसीएच अस्पताल भी है। यहां पर कोरोना का इलाज आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर पटना प्रमंडल आयुक्त संजय अग्रवाल सहित अनुमंडल के तमाम अधिकारियों के साथ स्थानीय पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और साथ में अस्पताल प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल, दानापुर एसडीओ तरनजोत सिंह, दानापुर एएसपी विनीत कुमार सहित स्थानीय अधिकारी भी मौजूद थे। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज बिहटा में है और आज से इसमें कोरोना पेशेंट्स का भी इलाज होगा। हम लोगों ने कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंस्ट्रक्ट किया है और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने काम करना भी प्रारंभ कर दिया है। आज से इसमें भी 100 बेड के लिए यहाँ पर काम शुरू हो गया है। हम लोगों ने कोरोना अस्पताल के लिए आवेदन दिया था और हम लोगों को कोरोना अस्पताल खोलने की अनुमति द्वारा प्राप्त हो गई थी। उन्होंने आज से स्टार्ट करने के लिए कहा। हमारे यहाँ 4 मरीज अब तक भर्ती हो चुके हैं, जिसमें एक सीरियस मरीज है, बाकी मॉडरेट। कितना बेड का अस्पताल बनाएगा? अभी तो हम लोगों ने 90 बेड के लिए अप्लाई किया था, जिसमें 25 को हम लोगों ने फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर लिया है। बाकी बेड्स को हम मंडे से स्टार्ट करेंगे।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए